मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, बोरॉन अपना कवर हो चुका है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। जो नया टॉपिक है वो है बेटा ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के अगर मैं मेंबर्स की बात करूँ, ऑक्सीजन अपने पास रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, ये सभी एलिमेंट्स क्या है बेटा ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर है। ये सभी एलिमेंट्स क्या है ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं। हमने पढ़ना क्या क्या इसमें, जो बेसिक सी चीज़ें हम ऑलरेडी एटॉमिक रेडियस बहुत बार पढ़ चुके हैं, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस हमें क्लियर हो चुकी है कि टॉप टू बॉटम जब भी हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो टॉपिक पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के अंदर, देखो बेटा 4 टॉपिक थे, एटॉमिक रेडियस था, सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा था अपन ने, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड ये था। थर्ड क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एक टॉपिक और था बेटा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। किसके अंदर कवर करने हैं, ऑक्सीजन फैमिली की जो जनरल प्रॉपर्टी यहाँ पे कवर करेंगे एक बार। दूसरी देखो, ये चीज़ें कवर कराने से पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली की, तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP4, NS2NP4। इसका मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, N की जगह नंबर ऑफ पीरियड रख दो 2sp 2p4, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3s2 3p4। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4s2 4p4, आसान है। पूरी बात क्या कर रहे हैं NS2NP4। ठीक है, तो इस तरीके से क्या चलते रहेगा, नंबर ऑफ पीरियड अगर हम रखते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाएगा। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं, हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास s और p ऑर्बिटल होता है, बट जैसे ही हम एंट्री करते हैं थर्ड पीरियड में हमारे पास s p और d ऑर्बिटल आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बनाऊं, इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो इस तरीके से हमें कुछ दिखेगा बेटा, ये NS है और ये क्या है NP, NS2 NP4। ठीक है, मतलब हम इसमें से 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +4, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा +6। तो इसकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी इसकी, वो क्या हो जाएगी बेटा +4 एंड +6, +4 एंड +6। क्या जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं इस पूरी फैमिली की, इस पूरी फैमिली, कौन सी फैमिली की, जिसका नाम हम क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है चैल्कोजन। चैल्कोजन फैमिली की अगर हम बात कर रहे हैं, चैल्कोजन फैमिली, चैल्कोजन मतलब ओर फॉर्मिंग ग्रुप। तो चैल्कोजन फैमिली की जब हम बात कर रहे हैं, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, NS2NP4 रहेगा, तो ये क्या करेगा बेटा, P के 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और S के इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +4 में एग्जिस्ट करेगा, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो +6। तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूँ, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूँ, तो +4 हो सकता है और +6 होता है। समझ आ गई बात, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, बट जो जनरल है वो है +4 एंड +6। ठीक है, तो इसमें तुम लिख सकते हो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बेसिक बेसिक बात तो समझ आ गई हमें। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +6। ठीक है, +4 एंड +6। अब मैं कुछ अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन बेटा +1 में एग्जिस्ट करता है, +2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, -1 -2, फिर 0 में भी एग्जिस्ट करता है, -1/2 में भी एग्जिस्ट करता है, -1/3 में भी एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से इसका क्या है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 +2 -1 -2 0 +-1/2 -1/3। ठीक है, तो ये इसके कुछ क्या है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम क्या बोल रहे हैं +4 एंड +6। ऑक्सीजन के केस में +1 +2 भी शो करेगा। अब देखो ऑक्सीजन +4 शो नहीं करता बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन ये इजीली लूज यहाँ पे नहीं करेगा, 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये क्या है +1 +2 -1 -2 0 भी होगा, 0 कब होगा जब ऑक्सीजन O2 होगा, -1/2 -1/3। ठीक है, ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, बेटा नोट करो। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखूँ, देखो बेटा इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या क्या हो सकता है,
+1 पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। +1 में हो सकते हैं CaO, ठीक है। +2 में क्या हो सकता है, सॉरी, +1 की अगर मैं बात करूँगा तो ये रहेगा O2F2, ठीक है। +2 की अगर मैं बात करूँ ये रहेगा OF2। -1 की अगर मैं बात करूँ Na2O2। -2 की अगर मैं बात करूँ CaO। 0 की अगर मैं बात करूँ ऑलरेडी O2 मैं बता चुका हूँ, -1/2 KO2, -1/3 KO3, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या कर रहा है, +1 में कौन आएगा, O2F2। O2F2 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड टाइप का कुछ हमने बात करी थी। तो इस तरीके से क्या करता है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +6 यहाँ पे शो होगी। कभी कभी तुमसे पूछ लिया जाता है -1/3 के बारे में, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए KO3 की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है -1/3 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। O2F2 में या OF2 में अगर पूछ लिया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो O2F2 में तो +1 रहेगी, जबकि OF2 में क्या रहेगी, +2। तो ऑक्सीजन प्लस और माइनस दोनों में ही एग्जिस्ट करने वाला है जब हम बात कर रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात, ठीक है। क्लियर है बात बेटा, ठीक है। पहला टॉपिक, अब आता है तुम्हारा पहला टॉपिक, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है बोला मैंने, जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे। सपोज ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन ये है, ठीक है। सल्फर में जाएंगे तो एक शेल और बढ़ जाएगा, सिलीनियम में जाएंगे एक शेल और बढ़ जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा बेटा, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका साइज क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाएगा। इसमें बताने वाली कुछ बात नहीं थी, बट तब भी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम ये क्या करेगा, इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट आता है इसका आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। जहां जहां एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है, आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जितनी एनर्जी या जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से देगा, छोटा एटम या बड़ा एटम, बड़ा एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो टॉप टू बॉटम जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा ये क्या होगी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का अगर हम ट्रेंड देखें इसी में, अगर इसी के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड निकालने जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। समझ आ गया बात। आयनाइजेशन एटॉमिक रेडियस हो गया, IE हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, तीसरा टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, काफ़ी बच्चों को ये बात पता होगी, बट जिसको नहीं पता वो आराम से ध्यान से इस बात को समझना। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। कोई एटम है, आइसोलेटेड एटम है, बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो छोटा एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक एटम पड़ा है और ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दूसरा एटम है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो जो एटम A है इसका साइज छोटा है, छोटा है तो अट्रैक्शन की पावर ज़्यादा रहेगी, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जिसका साइज बड़ा है उसकी अट्रैक्शन की पावर क्या होगी, कम होगी। तो कम अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो सिंपल सी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस बढ़ने पे, एटम का साइज बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है बात। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने पे, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ, ये बात समझ आ गई होगी तुम्हें, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना इस पॉइंट को, एक्सेप्शन है इसमें। अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूँ तो टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा था बेटा, इंक्रीज हो रहा था। साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए थी। बट इसमें होता क्या है,
एक कॉन्सेप्ट आता है सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का, यहाँ जाके एक एक्सेप्शन आता है। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है बेटा किससे? सेकंड पीरियड के एलिमेंट से। क्या बोला मैंने? जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में? सेकंड पीरियड के। थर्ड की ज़्यादा होगी सेकंड से, मतलब सेकंड की कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकंड का साइज तो छोटा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा तेज़ी से टकरा के ज़्यादा एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी, या छोटा एटम है तो इफेक्टिवली अट्रैक्ट करना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि छोटे साइज होने के कारण भी बाद भी इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है। तो उसका रीज़न क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। जैसे ये हमारे पास एलिमेंट थे, ठीक है, ये एलिमेंट्स अपने पास पड़े। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो ऑक्सीजन है ये तो अपने पास आया ऑक्सीजन। रुको इसको थोड़ा साइड में बना लेते हैं। ये हमने बोला ये ऑक्सीजन है बेटा, दो शेल होते हैं तो दो शेल हमने ऑक्सीजन के बना दिया, ठीक है। फिर बना देते हैं सल्फर का, 1 2 3। अब देखो वैलेंस सेल में अगर देखोगे दोनों के ही कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, वैलेंस सेल के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन सेम है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ये कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, बट ऑक्सीजन के केस में ऐसा एक्सेप्शन क्या हो रहा है? सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों है ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट या किसी को भी उठा के देखो, अगर सेम फैमिली का मेंबर है तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। इतनी बात हमें समझ आती है कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, ठीक है, ऑक्सीजन ने इसको क्या करा? अपनी ओर अट्रैक्ट करा। तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करेंगे? यहाँ से रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो जितनी इफेक्टिवली आके टकराने वाला था इलेक्ट्रॉन उतनी इफेक्टिवली आएगा नहीं, तेजी से आएगा, बीच में हल्का सा रिपल्सन मिला फिर जाकर ऐड होगा। जबकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। किसके कंपेयर में? सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन इजीली आएगा, टकराएगा और एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है बेटा? इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसके कंपेयर में? थर्ड के, ठीक है। एक बात तो ये, एक पॉइंट तो ये, इसको नोट करना चाहो तो तुम अपने टर्म में लिख सकते हो। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अब तुमसे पूछा गया, ये बात तो हमें समझ आ गई सर कि ये तो कैसे होता है, ये बात तो हमें समझ आ गई, अब सीधे ट्रेंड की बात करते हैं अपन। तो ट्रेंड में क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन को हम क्या बोल रहे हैं? टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। बट इसमें होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में बड़ा बेचारा सा होता है, ये चलाएगा सबसे बॉटम में। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने फैमिली में सबसे कम होने वाली है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ऑक्सीजन की मिनिमम होगी, ठीक है। नोट कर लो ट्रेंड, इस ट्रेंड को नोट कर लो बेटा। हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रेडियस होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन एक्सेप्शन है, टॉप से बॉटम में उठा के रख देना, बाकी टॉप टू बॉटम ये क्या होगी? डिक्रीज होने वाली है। तीनों पॉइंट हो गए क्लियर। चौथा आता है बेटा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक टर्म क्या आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? टॉप टू बॉटम जब भी जाएंगे, टॉप टू बॉटम के केस की अगर बात करेंगे, ये भी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। रेडियस इंक्रीज, आईपी डिक्रीज, एफिनिटी डिक्रीज, एक्सेप्ट ओ नीचे आ जाएगा, नेगेटिविटी डिक्रीज। चारों पॉइंट क्लियर है, चारों समझ आ गई बातें, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बोला? चैल्कोजेन फैमिली, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, ठीक है। ये हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है। ऑक्सीजन +1 +2 -1 -2 0 1/2 1 -1/3 सभी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एफिनिटी होगी हमारी क्लियर।
अब हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट O2, एक्सेप्ट O2 all elements are solid। O2 क्यों, क्योंकि O2 क्या होती है बेटा, गैस, ये बात हमें पता है। एक्सेप्ट O2 ऑल एलिमेंट्स आर सॉलिड, इसमें O2 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा वो क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। अब अगर मैं फिर से बोलूँ, हम फिर से उठा लेते हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलुरियम है, ठीक है, प्लोनियम है। अगर मैं यही पूछ लूँ तुमसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, तो टॉप में बॉटम है, सॉरी टॉप में गैस है, बॉटम में सॉलिड है, टॉप में गैस, बॉटम में सॉलिड। तो तुमसे मैं बात पूछता हूँ कि हमें ये बात तो समझ आ गया ऑक्सीजन गैस है, बाकी सॉलिड है, ये बात हमें समझ आ गई। अब तुम बताओ कि सॉलिड और गैस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या गैस का? तो टॉप टू बॉटम की ओर जा रहे हैं तो सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एक गैस है उसको मेल्ट करना है, सॉलिड को मेल्ट करना है, तो किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बेटा, टॉप टू बॉटम। तो बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दो के दो क्या होंगे, इंक्रीज्ड होंगे। कब? टॉप टू बॉटम। बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहे हैं बेटा, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं अभी, कि जब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये भी क्या होगा, टॉप टू बॉटम को इंक्रीज होने वाला है, ठीक है, नोट कर लो इसमें। एक्सेप्ट O2 ऑल आर गैसेस, एक्सेप्ट O2 ऑल आर गैसेस, नहीं ऑल आर सॉलिड। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर नोट करो। क्लियर है बेटा बात? ठीक है, ये बात समझ आ गया, मेल्टिंग पॉइंट समझ आ गया, बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया कि दो के दो टॉप टू बॉटम जाओगे तो इंक्रीज करेगा। बट इसमें एक चीज़ और होती है बेटा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एक बात ये भी कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन से जब हम पोलोनियम की ओर जा रहे हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होगा, इंक्रीज होने वाला है। तो ये जनरल प्रॉपर्टी थी बेटा जो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। रेडियस हो गया है, आयनाइजेशन हो गया, एफिनिटी हो गया, नेगेटिविटी हो गया, ऑलरेडी तुम पढ़ चुके थे। इसमें एक टर्म क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, और नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये 6 टॉपिक तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। फिर हमने एक नई बात क्या बोली थी इसमें कि O2 को छोड़ के बाकी सभी क्या है बेटा, O2 गैस है, बाकी सभी क्या रहेंगे, सॉलिड में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड में एग्जिस्ट करने वाले हैं बाकी सभी, ठीक है, ओके। अब आती है इसकी रिएक्शन विथ हाइड्राइड। अगर हम हाइड्राइड के साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, डेफिनेशन अभी मत करना, इसमें लिखने वाला पोर्शन क्या है वो मत करना, अब आराम से वीडियो को समझना पहले, फिर जब लिखने के लिए होगा मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ से नोट करना है, ठीक है। जब लिखना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ से नोट करना है, ठीक है। ये एलिमेंट्स अपने पास क्या है बेटा, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं। हम क्या रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, H2M टाइप का हाइड्राइड बनेगा, H2M टाइप का। H2M मतलब जैसे हमने ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया तो बनेगा H2O, हमने सल्फर को लिया बनेगा H2S, सिलीनियम H2Se, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, ये हाइड्राइड फॉर्म करेंगे, समझ आया? वापस देखो मैंने क्या बोला, हमें पहले क्या मिलेगा, H2O, ऑक्सीजन के साथ करोगे H2S, H2Se एंड H2Te, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। H2N टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करेंगे कब, जब हम रिएक्ट करा रहे हैं इसको हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये हाइड्राइड्स इसके हैं, ये इसके क्या है, हाइड्राइड है। अब इससे बेसिक सी बात क्या है बेटा, जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ये वाटर बनाएगा, H2O मतलब वाटर होता है, ठीक है। और वाटर का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो वाटर का स्ट्रक्चर ये, ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, फिर ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा जो इसमें एंगल होता है, ये जो एंगल है ये एंगल रहता है 104.5 डिग्री, पहली बात,
104.5 डिग्री। एक बात तो ये। दूसरी बात, ये जो H2O है, इसमें अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में एक टर्म और आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसमें एक टर्म और आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें H2M टाइप के हाइड्राइड्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, लिख लेना इसमें, व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन फॉर्म, व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन फॉर्म H2M टाइप ऑफ हाइड्राइड, H2M टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। क्लियर है बेटा बात? H2M टाइप ऑफ हाइड्राइड। हो गया? ठीक है। अब इसके जो पॉइंट्स है बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी है, रिड्यूसिंग नेचर है और एसिडिक करेक्टर है। क्या क्या बोला मैंने? थर्मल स्टेबिलिटी एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आता है रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। नेक्स्ट आता है एसिडिक करेक्टर। ठीक है, ये पॉइंट डिस्कस करने हमने किसके टर्म पे बेटा? हैलाइड्स, हाइड्राइड्स के टर्म पे। किसके टर्म पे? हाइड्राइड, मतलब H2O, H2S, H2SE, H2TE, इनके टर्म पे हमने पॉइंट्स डिस्कस करने। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, रिड्यूसिंग नेचर की बात करूं या एसिडिक करेक्टर की बात करूं। ठीक है, तो देखो बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? हमने इन कंपाउंड्स को हीट देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो कंपाउंड बहुत लंबे टाइम तक ब्रेक नहीं हो रहे हैं, ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब उतना ज़्यादा थर्मली स्टेबल है। ठीक है, हमने H2O उठाया, H2TE उठाया, तो हीट देना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले कौन ब्रेक हो जाएगा? H2TE। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बड़ा एलिमेंट है, इसके साथ सराउंडेड एटम्स अटैच्ड है। ठीक है, एक छोटा एटम है, ठीक है, इसके साथ अटैच्ड है। तो जो छोटा एलिमेंट होगा अपने सराउंडेड एटम्स को इफेक्टिवली अट्रैक्ट करके रखेगा, टाइटली बॉन्ड बना के रखेगा उसके साथ। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होने वाली है। टॉप टू बॉटम अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये डिक्रीज होगी। कौन? थर्मल स्टेबिलिटी। नहीं समझ आया? वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। हमारे पास था H2O, ठीक है, दूसरा हमारे पास था बेटा H2TE। तो TE का साइज बड़ा है, अपने सराउंडेड एटम को टाइटली होल्ड करके नहीं रखेगा, तो अगर हम थोड़ा सा भी हीट देंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ये तो बेटा रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो यहीं पे डिकम्पोज हो जाएगा। कौन? H2TE। ठीक है, जबकि H2O क्या होता है? बहुत ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि जैसे थोड़ा सा हीट दिया तो ब्रेक हो गया, ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, H+OH सीधे ऐसे ब्रेक नहीं हो जाएगा हीट देने पे। इसीलिए क्या होता है, वाटर बेटा एक गुड सॉल्वेंट होता है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है, जिसमें कुछ भी डालो डिजॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो H2O क्या होता है, थर्मली काफ़ी स्टेबल है, जबकि H2TE क्या होता है, बहुत स्टेबिलिटी कम होती है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, रूम टेम्परेचर में भी ये क्या हो जाता है, ब्रेक होकर ऐसे टूट जाता है। तो ये टर्म था थर्मल स्टेबिलिटी का। यहाँ से H2 ईजिली रिलीज हो जाएंगे बेटा, H2 क्या हो जाएंगे, इजीली टूट के अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर इजीली H2 रिलीज हो रहा है, कोई H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब क्या, उसका रिड्यूसिंग नेचर क्या ज़्यादा है। ठीक है, अगर कोई H+ आयन इजीली दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। H+ अगर जो देता है, इसका मतलब खुद तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब अगर हम रिड्यूसिंग नेचर की बात करें इसी में, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा बेटा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग नेचर क्या बोल रहा हूं मैं, H2O था। ठीक है, फिर कौन सा आया, H2S, H2SE और H2TE। यहां से H+ आयन निकलना बहुत आसान है। ठीक है, ये H+ आयन देना बहुत आसान है, इसलिए क्या होगा बेटा,
H2TE एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा बेटा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होने वाला है, रिड्यूसिंग नेचर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। वाटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता है। क्या बताया मैंने, इसमें कुछ डालोगे उसको रिड्यूस नहीं करेगा, उसको क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर। तो वाटर रिड्यूसिंग नेचर का काम नहीं करने वाला। थर्मल स्टेबिलिटी वाटर की बहुत ज़्यादा है और रिड्यूसिंग नेचर का काम ये नहीं करेगा। तो टॉप टू बॉटम H+ आयन इजीली रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, इजीली ब्रेक हो जा रहा है, हीट दिया ब्रेक हो गया, जो इजीली ब्रेक होगा बहुत आसानी से H+ देगा, इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर क्या बेटा उसका ज़्यादा है। और अगर H+ आयन इजीली दे रहा है, इसका मतलब बेटा उसका एसिडिक करेक्टर भी क्या होगा, एसिडिक करेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो टॉप टू बॉटम एसिडिक करेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर मैं यहीं पे बोलूँ एसिडिक करेक्टर की बात, अगर मैं यहीं तीसरा पॉइंट ले लूँ एसिडिक करेक्टर, ठीक है, तो एसिडिक करेक्टर भी क्या होगा बेटा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे, H2O से ज़्यादा कौन हो जाएगा, H2S से ज़्यादा, H2SE से ज़्यादा, H2TE। हम कैसे मान लें, हम ऐसा कैसे मान लें, क्योंकि बेटा अभी बताया था बड़ा एलिमेंट है, अपने एटम्स पे होल्ड कम करेगा सराउंडेड एटम्स पे, तो इजीली H+ जाएगा, H+ जो देगा वो क्या होगा, एक अच्छा एसिडिक नेचर शो करने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आ गया तुम्हें, ये जो पॉइंट्स लिखे थे ये देख लो। क्या बात करी थी हमने बात करी थी हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राइड फॉर्म करेंगे, ठीक है। किस टाइप के हाइड्राइड फॉर्म होंगे बेटा, H2M टाइप के हाइड्राइड फॉर्म होंगे। और हाइड्राइड में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, नोट करो। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाटर का याद रखना कि रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करेगा, कौन, वाटर की जब हम बात कर रहे हैं, नोट कर लो इसको, है ना। हो गया बेटा, तीनों पॉइंट समझ आ गए। अब अगर मैं कोवेलेंट करेक्टर की बात करूं इसमें, इसको देख लो पहले, थर्मल, रिड्यूसिंग और एसिडिक करेक्टर, ठीक है। हो गया। यहां पे देखना एक चीज और, अगर मैं यहीं इन्हीं हाइड्राइड्स में बात कर रहा हूं कोवेलेंट करेक्टर की, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर में क्या होता है इसको समझना, खुद ही कर लोगे सॉल्व। कोवेलेंट करेक्टर में क्या कह रहे हैं कि दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होते जाता है ना, कोवेलेंट करेक्टर क्या बोल रहा हूँ मैं, जब दो एटम्स हैं उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, इसका मतलब कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा बेटा। कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हमारे पास क्या था, H2O, H2S, H2SE, H2TE। तो जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलुरियम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या है, कांस्टेंट है, 2.1, स्टेबल है, हर किसी में हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। मैं बोल रहा हूँ सपोज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, ठीक है। सल्फर की उससे थोड़ी कम हो जाएगी, इसको मान लेते हैं 2.5, इसकी और कम हो जाएगी, इसको मान लेते हैं 2.4, ये मान लेते हैं 2.01, ठीक है। तो 3 में से 3.5 में से जब 2.1 माइनस करोगे एक बार कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। सेकंड 2.5 में से फिर इसको माइनस करोगे, फिर इससे इसको माइनस करोगे, फिर इससे इसको माइनस करोगे। नहीं समझ आया, हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 अप्रॉक्सीमेटली, फिर 2.4, फिर 2.1। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेटा जो इनका डिफरेंस है ना, H और O, इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ये क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज होते जाता है वहां पे क्या होगा बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा।
वहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्लियर है बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसमें लिखना बेटा, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, as the electronegativity difference between M and H, M मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, if the electronegativity difference between M and H decreases, the covalent character of these hydride increases, then covalent character of these hydride increases। ठीक है, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर की, तो H2O से जब हम मूव करेंगे H2S, H2SE, H2TE, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डेल EN, ये अगर कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ आ गई? अगर दो के दो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कोवेलेंट होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों का क्या है, मतलब ये और ये, दोनों में से एक का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, सॉरी दोनों में से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो चार्ज डेवलप करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आयनिक। तो सिंपल बात याद रखनी है कि दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज होने वाली है वहाँ पे। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी का भी लिख सकते हो तुम। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एज द एटॉमिक मास इंक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एज द एटॉमिक मास इंक्रीज्ड, मतलब एटॉमिक मास इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अभी तुम्हें बताया था H2TE क्या बेटा, रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, वाटर डिसोसिएट, वाटर कहाँ पे डिसोसिएट होगा, अगर मैं वाटर की बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी में, ये है वाटर की, अगर मैं बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी में, तो ये डिसोसिएट होगा 2000 डिग्री सेल्सियस में, जबकि ये कितने में हो जा रहा है, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये पॉइंट्स थे तुम्हारे को जिसके रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम। ठीक है, बट H2O नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि H2O रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। कहीं टॉप में लिख लेना इसको, H2O इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इसको, स्टार बना लेना इसके ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स तुम्हें समझ आ गए होंगे बेटा। वाटर की जो वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटाइल कम होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर कम वॉलेटाइल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तो वॉलेटिलिटी उसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। एफिनिटी क्लियर हो गया था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला था, हाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं। हाइड्राइड में पहला टॉपिक थर्मल स्टेबिलिटी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा थर्मली कौन स्टेबल होगा, वाटर को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कहाँ पे डिसोसिएट होगा, 2000 डिग्री सेल्सियस में जाके, जबकि ये H2TE रूम टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो गया, मतलब थर्मली सबसे कम स्टेबल है। और अगर इजीली H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर बहुत ज़्यादा है। H+ दे रहा है, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर इसका बहुत ज़्यादा है बेटा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था इसके बाद कि H2O रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात कि जब हम कोवेलेंट कैरेक्टर इनका देखने जाएंगे तो टॉप टू बॉटम कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, अगर तुमसे पूछ लिया क्वेश्चन तो तुम्हें बताना होगा कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना कम होते जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ते जाएगा। ठीक है, हो गया समझ, आगे बात। नेक्स्ट आता है बेटा तुम्हारा ऑक्साइड्स की। अगर मैं इसकी बात करूं, हाइड्राइड हो गया, नेक्स्ट आता है ऑक्साइड। ऑक्साइड किस टाइप के बनेंगे इसके, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है। ठीक है, तो सल्फर में तो तुमने बहुत कॉमन देखा होगा SO2, SO3 टाइप। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, ऑक्साइड किस टाइप के फॉर्म करेगा,
ऑक्साइड फॉर्म करेगा E2O और EO2 एंड EO3 टाइप, जहाँ पे E या M क्या होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, कौन से ग्रुप का, ऑक्सीजन फैमिली का, ठीक है, E2O E2O3। जैसे हमने क्या बोला, SO2 SO3, इस टाइप से अगर पूछा जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और है बेटा, हाइड्रेट्स में एक इंपॉर्टेंट केस और है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये इनका बेटा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इन एलिमेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्या बोला मैंने, हाइड्राइड में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो H2S है, H2Se है, इनका ना हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। किसने बताया था, मैं ड्रैगोज ने। H2O तुमने लिया, ठीक है, H2O को तो मैंने बनाया था भी यहाँ, देखो 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर, तो इसके पास क्या है, H2O के पास 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 हैं बेटा लोन पेयर, तो टोटल स्टेरिक नंबर 4 है, 4 का मतलब हाइब्रिडेशन हो गया sp3। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। तो सेम इनका भी होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ से H2S उठाता हूँ तो सेंटर में S रहेगा, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए था, बट इसका हाइब्रिडेशन नहीं होता है। ये बात हमें किसने बताई, ये बताई थी ड्रैगो ने। ड्रैगोज रूल हमने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग बेटा इसका हाइब्रिडेशन नहीं होगा, ठीक है। एंगल की बात करेंगे तो एंगल अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नाइट्रोजन फैमिली के नीचे एलिमेंट, फॉस्फोरस की बात करें, हाइड्रेट्स की बात करें, ठीक है, फॉस्फोरस हाइड्रेट की बात करें, यार मतलब नाइट्रोजन के नीचे वाले जो मेंबर हैं और ऑक्सीजन के जो नीचे वाले मेंबर हैं, अगर इनका हाइड्राइड फॉर्म होता है तो इनका हाइब्रिडेशन नहीं होगा। ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में इसको डिस्कस कर चुके हैं। लिख लेना अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस, पीछे पलट के लिख लेना इसको, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस H2Se H2Te not participating in hybridization। ठीक है, अब ये तुम्हारा ऑक्साइड जो मैं बोल रहा हूँ, ऑक्साइड क्या बनेगा, SO2 बन रहा है, SO3 बन रहा है, इस टाइप से क्या बनेंगे तुम्हारे ऑक्साइड्स भी बनने वाले हैं। ऑक्साइड में लिखना द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, the acidic character of oxides of these elements, the acidic character of oxides of these elements decreases as moving down the group, decreases as moving down the group। ब्रैकेट में लिखना if oxidation state is same, if oxidation state is same। क्या बोलना चाह रहा है कि हमें तो पता लग गया कि ऑक्साइड क्या बन रहा है, EO2 और EO3 टाइप। अब ये बोल रहा है कि अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, किसकी स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ की, SO2 तुमने लिया, SeO2 लिया और TeO2 ले लिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे सेम आएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन -2 में एग्जिस्ट करता है, +4 +4 +4। फिर क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ के। याद आया कुछ, एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर से तो काम हुआ नहीं, क्योंकि सभी की क्या है, +4 है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास। तो सल्फर, सिलीनियम और टेलुरियम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर। तो ये क्या होगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से इसकी दिखने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, क्या बोला मैंने कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी व्हेन गोइंग डाउन द ग्रुप, कब, इन केस ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम। तो पहला पॉइंट तो ऑक्साइड्स में आया, ये पहला पॉइंट तो ऑक्साइड का, ये लिख लेना, नोट करो इसको। ठीक है, इसको नोट कर लो। क्लियर है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है इस बात को जो बोलने जा रहा हूँ, और इसको नोट कर लेना वापस से, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना और नोट करना।
TeO2 जो है ये मेनली एक्ट करता है, मेनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कौन, TeO2। जबकि अगर हम SO2 की बात करेंगे ये मेनली एक्ट करता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का, मेनली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये मेनली किसका एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का एक्ट करेगा। मतलब समझ आ गई बात दोनों में, SO2 और TeO2 में TeO2 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, मेनली रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग का भी कर सकता है बट मेनली किसका करता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का। जबकि यहाँ पे मेनली मत लिखो, जबकि TeO2 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। टेलुरियम डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड मेनली रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग का काम कर सकता है बट ये इन केस यहाँ पे नॉर्मली किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। लिख लेना इसको, SO2 मेनली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हो गया। और क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो ऑक्साइड के केस में समझ आ गया हमें, ऑक्साइड हम क्या बोल रहे हैं, EO2 टाइप का ऑक्साइड बनेगा या EO3 टाइप का ऑक्साइड बनेगा, एक बात। दूसरी बात, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस में और दूसरा किसके बेसिस पे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर के। ऑक्सीडेशन नंबर का भी देख लो एक बार, जैसे हमसे पूछा गया H2SO4 और यहाँ पे पूछ लिया H2SO3, ठीक है, HS और O, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो चेक नहीं करोगे, कहाँ पे जाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर के पास जाओगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज़्यादा है बेटा, यहाँ पे 4 8, ये +6 है, यहाँ पे कितना हो गया 6 +4 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज़्यादा है, H2SO4 का। इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, किसकी, H2SO4 की, H2SO4 की। क्यों, ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी बेटा, नोट कर लेना इसको भी। ऑक्साइड हो गया तुम्हारा, ठीक है, हाइड्राइड्स हो चुके हैं। ऑक्साइड में एक चीज़ याद रखना, TeO2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और SO2 किसका काम कर रहा है बेटा, रिड्यूसिंग का। TeO2 ऑक्सीडाइजिंग और SO2 रिड्यूसिंग का। हो गया। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट हैलाइड। जितने भी एलिमेंट्स हैं हैलाइड फॉर्म करेंगे, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, हैलाइड मतलब पहला पॉइंट हमने क्या बोला, ऑक्साइड एक हो गया अपना, ठीक है, और क्या हो गया, हाइड्राइड हो गया, ठीक है। ऑक्साइड में EO2 और EO3 इस टाइप के बनेंगे, जिसमें SO2 मेनली एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, मेनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग का भी कर सकता है, SO2 SO3 में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जबकि हम TeO2 की बात करेंगे तो ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। +6 में स्टेबल नहीं होगा, क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने हाइड्राइड में क्या बोला, हाइड्राइड में हमने 3-4 चीज़ें, थर्मल स्टेबिलिटी तुम्हें पता होनी चाहिए, एसिडिक कैरेक्टर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर तुम्हें पता होना चाहिए, रिड्यूसिंग पावर तुम्हें पता होना चाहिए, तो ये सब आ जाएंगे हाइड्राइड के केस में। फिर वाटर के बारे में अगर जनरल बात पूछी गई थी, वॉलेटिलिटी क्या होती है वाटर की, कम होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर होती है, ठीक है, तो ये सब केस किस में आ जाएंगे, हाइड्राइड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा बेटा क्या, नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा हैलाइड। हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजन फैमिली के साथ करेंगे, FCl, Br, I, इनके साथ एक्ट करेगा कौन, ऑक्सीजन फैमिली,
ये इनके साथ जाके रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, हैलाइड फॉर्म करेंगे। कैसे, जैसे हमने बोला OF2 कर लो, O2F2 कर लो, ठीक है, या SF2, SF4, SF6, ये सब के सब क्या है बेटा, ये सब के सब हैलाइड्स हैं। ये सब के सब क्या है, हैलाइड्स हैं। हैलाइड क्यों, क्योंकि हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो हैलाइड हेडिंग डालना और हैलाइड में लिखना, हैलाइड्स में लिखना these element form binary halide, these element form, क्या लिखना है, these element form binary halide। ये क्या करेंगे बेटा, बाइनरी हैलाइड फॉर्म करेंगे। पहला पॉइंट, बाइनरी हैलाइड, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना, ऑल एलिमेंट फॉर्म हेक्साफ्लोराइड, ऑल एलिमेंट फॉर्म हेक्साफ्लोराइड, मतलब हेक्साफ्लोराइड फॉर्म करेंगे। ऑल एलिमेंट फॉर्म हेक्साफ्लोराइड like hexahalide like SF6, SEF6 and TEF6। where SF6 is inert, where SF6 is inert। जो SF6 होगा बेटा इनर्ट होगा। ठीक है, इनर्ट क्यों होगा, क्योंकि जो सल्फर है ये क्या बना रहा है, पूरे बॉन्ड्स बना रहा है फ्लोरीन के साथ। ठीक है, और खुद क्या है, काफ़ी छोटा एलिमेंट है। ठीक है, तो ये अंदर एंट्री नहीं करने देगा बेटा वाटर को। ठीक है, तो ये क्या होता है, SF6 इनर्ट होता है। SF6 इज अ इनर्ट, SF6 इज अ इनर्ट। फिर लिखना SEF6 इज स्लाइटली रिएक्टिव, SEF6 इज स्लाइटली रिएक्टिव and TEF6 is hydrolyzed by water। SF6 बोल रहा है ये क्या है, इनर्ट है। SEF6 क्या है, स्लाइटली रिएक्टिव है, मतलब थोड़ा बहुत रिएक्टिव है। जबकि अगर हम बात करें TEF6 की, ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड होता है इसका बाय वाटर, हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। क्लियर है बात। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक तो बाइनरी हैलाइड फॉर्म कर रहे हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, हेक्साफ्लोराइड फॉर्म करते हैं लाइक SF6। ठीक है, SF6 इनर्ट है, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। SF6 क्या है, इनर्ट है, एंट्री करने नहीं देता है। ये फ्लोरीन इतने अच्छे से इसके साथ पैक है कि अंदर किसी को एंट्री नहीं करने देगा, तो इनर्ट है। SEF6 स्लाइटली रिएक्टिव, जबकि TEF6 का क्या हो जाता है बेटा, हाइड्रोलिसिस हो जाता है वाटर के साथ। ठीक है, जैसे ये है अपने पास TEF6, ये गया वाटर के साथ, H2O के साथ, तो ये बना देगा बेटा, यहाँ से F रिमूव होगा, रिमूवल ग्रुप क्या है, F है, तो यहाँ पे जाके क्या होगा बेटा, HF बनेगा, प्लस बनेगा H6 TeO6। बैलेंस कर लेना है इसको, तो ये इजीली क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर के थ्रू, H6 TeO6। ठीक है, यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना थर्ड, नो अदर हैलोजन फॉर्म हेक्साहेलाइड, नो अदर हैलोजन फॉर्म हेक्साहेलाइड, मतलब जो बाकी हैं ये हेक्साहेलाइड फॉर्म नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि ये बना दें तो ये फॉर्म नहीं होगा। नो अदर हैलोजन फॉर्म हेक्साहेलाइड। रीज़न क्या है, सल्फर छोटा है। ठीक है, इसके सराउंडेड बड़े बड़े एटम्स आ ही नहीं सकते बेटा। ठीक है, इसके साइज़ के कारण, सल्फर का साइज छोटा है, जबकि क्लोरीन के बड़े साइज में, तो इतने क्लोरीन इसके आसपास नहीं आ सकते हैं कि वो HCl6 को फॉर्म कर दे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्या बन सकते हैं, हेक्साफ्लोराइड बन सकता है, बट अदर हैलाइड्स फॉर्म यहाँ पे नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट बाइनरी हैलाइड फॉर्म होगा, दूसरा हैलाइड्स फॉर्म होंगे हेक्साहेलाइड, तो SF6 हो सकता है, SEF6 हो सकता है, TEF6 हो सकता है, जिसमें TEF6 क्या हो जा रहा है, इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जा रहा है वाटर के थ्रू, जबकि SF6 क्या इनर्ट है, जबकि ये जो SEF6 है ये स्लाइटली रिएक्टिव है। तो इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट जो लिख रहे थे हम, नो अदर एलिमेंट फॉर्म, नो अदर हैलोजन फॉर्म हेक्साहेलाइड, दिस इज ड्यू टू इंक्रीजेज इन साइज ऑफ हैलोजन, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन।
ठीक है, ये तो होगी हेक्सा की बात, ये तो होगी हेक्सा हैलाइड्स की बात। अब बात आती है इसमें, हेक्सा हैलाइड हो गए तो टेट्रा हैलाइड भी फॉर्म हो सकते हैं, जैसे SF4 आ गया, ठीक है, SeF4 आ गया, TeF4 आ गया, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे टेट्रा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड्स। टेट्रा हैलाइड में क्या होगा बेटा, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तो होता है सॉलिड, ये होता है गैस, ये गैस है, ये सॉलिड है, इसका मतलब SeF4 क्या होगा बेटा, लिक्विड होगा, ठीक है। तो टेट्राहेलाइड भी फॉर्म करते हैं, जैसे कुछ टेट्राहेलाइड क्या है, SF4 है, SeF4 है, TeF4 है, तो TeF4 क्या होगा बेटा, सॉलिड होगा, जबकि SF4 क्या होगी, यहाँ पे गैस होने वाली है। इसमें लिखना मैनी टेट्राहेलाइड नोन एज, मैनी टेट्राहेलाइड आर नोन SF4, SeF4 एंड TeF4। ठीक है, अब हैलाइड का इंपॉर्टेंट टर्म अकॉर्डिंग टू NCERT, हमें हैलाइड में समझ आ गया, बाइनरी हैलाइड बनेंगे, हेक्सा फ्लोराइड्स बन रहे हैं, ठीक है, बाकी फ्लोराइड्स, बाकी हेक्सा नहीं बनेंगे, क्लोराइड हेक्सा नहीं बना सकते तुम, ठीक है, क्योंकि 6 क्लोरीन को एक साथ रखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। फिर हमने बोली SF6 इनर्ट है, SeF6 स्लाइटली रिएक्टिव, TeF6 हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है वाटर से। टेट्राहेलाइड में देखेंगे तो SF4 गैस है, ये लिक्विड है, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इसमें एक पॉइंट लिखना, NCERT लाइन का है, NCERT उठा लो अपने पास, NCERT उठा लो, NCERT में लिखा है ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सिलीनियम, ऑल एलिमेंट, ये NCERT की लाइन है बेटा और इम्पोर्टेंट है, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सिलीनियम, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सिलीनियम फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड, फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। मतलब सिलीनियम को छोड़ के बाकी सभी क्या करेंगे, डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बाकी सभी क्या कर सकते हैं, डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड फॉर्म कर सकते हैं। रीज़न क्या है बेटा, देखो अगर हम लें इसका डाइब्रोमाइड ले लें, Fe2Cl2, Fe2Cl2, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है किस में, SeCl4 प्लस 3Se में, डिस्प्रपोर्शनेट, ये रिएक्शंस तुमने पढ़ी होगी, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है किस में, इस तरीके से। तो सिलीनियम का अगर हम डाइक्लोराइड की बात करें, NCERT की लाइन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT तो फॉलो करनी है। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सिलीनियम फॉर्म डाइक्रोमाइड, डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। सिलीनियम को छोड़ के बाकी सभी डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड फॉर्म करेंगे, जैसे अभी हमने देखा था O2F2, ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, डाइक्लोराइड, क्लोराइड भी फॉर्म करेगा, O2Cl2, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा सिलीनियम। क्यों? क्योंकि अगर हम SeCl2 लेंगे तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है SeCl4 और किस में, Se में। तो कभी अगर पूछा जाता है तुमसे ऑप्शंस में डिस्प्रपोर्शनेट, तो कौन सा आएगा बेटा इसमें, Se2Cl2, सिलीनियम डाई क्लोराइड, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है टेस्ट के अंदर। तो ठीक है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी बेटा, ऑक्साइड हो गया, हैलाइड हो गया, हाइड्राइड हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओजोन फैमिली के साथ, ठीक है, सॉरी ओजोन जो रहेगा एलोट्रॉपी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करें। चलिए बाय।